हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम DSSP एग्जामिनेशन का हिंदी सेक्शन करेंगे। तो मैंने क्या किया है, इसमें 2025 के कुछ पेपर्स थे, उनका हिंदी सेक्शन लिया है, थ्री पेपर्स का। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि जो अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है DSSP दास ग्रेड 2 PRT, उसमें किस टाइप की हिंदी आपको करनी है प्रिपेयर और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो रफली एक पैटर्न हमें पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। शब्द है हमारे पास कमल। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, शतदल भी होता है, राजीव भी होता है, पंकज भी होता है, द्रुम होता है वृक्ष का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, विशेष आदि की बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ाई था संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों के बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पर यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली व्यक्ति है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सरल वाक्य बताना है इन ऑप्शंस में से। आपने बुलाया इसलिए वह आ गया, जब आप बुलाएंगे तब वह आ जाएगा, आपके बुलाने पर वह आ जाएगा, आप बुलाएंगे तो वह आ जाएगा। देखो, सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही क्रिया होती है, मतलब एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये है, आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। देखो, बाकियों में ये अलग अलग बन रहा है, आपने बुलाया इसलिए वह आ गया। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कैसे हम शुद्ध लिखते हैं? तो सामूहिक कैसे सही लिखा जाता है? ऐसे, सामूहिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। राम ने एक चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। देखो, यहाँ पे छोटे छोटे के बीच में हाइफन आएगा, ये वाला आएगा। कौन सा सिंबल है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अग्रज शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? अनुज होगा। अग्रज मतलब क्या होता है? बड़ा, अनुज मतलब छोटा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसी और दूसरे से वह काम करा लीजिए, किसी और दूसरे से यह काम करा लीजिए, किसी दूसरे से यह काम करवा लीजिए, किसी दूसरे को बुलाइए और उससे यह काम करा लीजिए। तो इसमें क्या होगा? किसी दूसरे से यह काम करा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। देखो, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के। हमेशा ध्यान रखना, तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के और तद्भव होते हैं हिंदी के। तो यहाँ पे आपको जोड़ा ढूंढना कि कौन सा सही है। देखो, कदा कौन, कदा का मतलब होता है यहाँ पर कब। ठीक है, उपवेष्टन और ओढ़ना। उपवेष्टन का मतलब यहाँ होता है, उपवेष्टन का मीनिंग है पगड़ी जो हम सिर पे ओढ़ते हैं, और ओढ़ना मतलब कोई भी कपड़ा ओढ़ना। ठीक है, कर्कटक और ककड़ी ये सेम है। कर्कटक, संस्कृत में ककड़ी को कर्कटक बोलते हैं। उलूखल बोला जाता है ओखली को, और उल्लू तो आप सब जानती होंगे, ये पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से मध्यम पुरुष सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तुम्हें दूसरी कक्षा में बुलाया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखिए तो पुरुषवाचक होता है, इसमें भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम में आता है मैं, हम, तुम, आप। मध्यम में आता है, या अगर हम किसी दूसरे की बात कर रहे होते हैं, वह, या कोई भी नेम आ गया,
वो अन्य पुरुष में आता है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, तुम्हें दूसरी कक्षा में बुलाया गया है, तो हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें क्या होगा, आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। एक पंथ दो काज, तो क्या है ये, इसका मतलब क्या है, एक के साथ दो काम करना, एक कार्य के साथ दूसरे कार्य को भी पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। अंकित सदैव सच बोलता है, तो ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष है। देखो प्रथम और उत्तम पुरुष मतलब एक ही है, तो यहाँ पर हम किसी और की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, अन्य पुरुष। ठीक है, वह सदैव सच बोलता है, तो ये भी आपका अन्य पुरुष में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उड़ती चिड़िया पहचानना, छुपी हुई प्रतिभा, निश्चिंत होना, मन की बात जानना या तुच्छ समझना। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मन की बात जानना। जो बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है तो वो जल्दी से चीजों को एनालाइज कर लेता है, तो वही है इसका मतलब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए, मतलब किस टाइप का वाक्य है ये बताना है। आज स्कूल समय पर ही आना होगा, आना ही होगा। निश्चयार्थक वृत्ति, संदेहार्थक वृत्ति, संकेतार्थक वृत्ति या बाध्यता सूचक वृत्ति। देखो ये तो मतलब कंपल्शन हो गया है, बाध्यता है ये, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाध्यता सूचक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अगले सप्ताह तुम किस दिन जाओगे, तो ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आमों का बगीचा, आमों के बगीचे को हम बोलते हैं अमराई, इसके लिए एक शब्द है ये अमराई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गद्यांश वाला, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा स्नेह था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। बच्चों के प्रति उनके इस स्नेह भाव के कारण बच्चे भी उनसे बेहद लगाव व प्रेम रखते थे और उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। यही कारण है कि नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे नेहरू जयंती कहे या फिर बाल दिवस, यह दिन पूर्णतः बच्चों के लिए समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से बच्चों के लिए कार्यक्रम एवं खेलकूद से जुड़े आयोजन होते हैं। बच्चे देश का भविष्य है, वे ऐसे बीज के समान है जिन्हें दिया गया पोषण उनके विकास और गुणवत्ता निर्धारित करेगा। यही कारण है कि इस दिन बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे शिक्षा, संस्कार, उनकी सेहत, मानसिक और शारीरिक विकास हेतु जरूरी विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। कई स्कूलों व संस्थानों में बाल मेला व प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं ताकि बच्चों की क्षमता और प्रतिभा को और बढ़ावा मिले। इस दिन विशेष रूप से गरीब बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने एवं बालाश्रम व बाल शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। उनका आज देश के आने वाले कल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों को सही शिक्षा, पोषण, संस्कार मिले, यह देश हित के लिए बेहद अहम है क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। ये पूरा आपको दे दिया है गद्यांश, इससे 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो ये नेहरू जी की बर्थडे के ऊपर है, तो बाल दिवस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे 4 क्वेश्चंस और आएंगे आपके पेपर में, मैंने लिए नहीं है इसमें, तो आप लोग देख लेना। ऐसे पैराग्राफ वाले आपको फटाफट से पढ़ के करने होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का अव्यय है, ज्ञात कीजिए। हाय वह मर गया, देखो जहां पर भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, इस तरह का साइन आपका लगता है तो वो विस्मयादि बोधक होता है। विस्मय करना, हाय, छी, अरे, राम राम राम, है ना, तो ये सब विस्मयादि बोधक में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। पत्ता पेड़ से गिरा, तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना होता, बस आपको ये ध्यान रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, संबोधन हे अरे, ठीक है, अपादान में पर, मतलब ये पूरी वाली जो पूरी ट्रिक है ये आपको अच्छे से याद करनी है। पर यहाँ पे देखो एक चीज देख रहे हो आप,
ये जो अपादान कारक है इसमें भी से आता है और करण कारक में भी से आता है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अपादान में ये अगर आप तुलना कर रहे हो, ठीक है, या कोई चीज अलग हो रही है, या डर या भय, कोई भी इस टाइप का आता है ना, तो वहां पर हमेशा अपादान कारक है। देखो पत्ता पेड़ से गिरा तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस सिंपल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन है, अरे इसको फटाफट से करना है। और इसमें क्या होता है, बस वो चीजें हट जाती है, जैसे कर्ता में ने हट जाएगा, कर्म में को हट जाएगा। ठीक है, तो इस अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल इसको याद करके आराम से एनालाइज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, तो जो बुढ़ापा है ये कौन सी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बात करें संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर नेम, जैसे मैंने बोल दिया राम, ठीक है, या मैंने बोला गंगा, तो ये कोई जब हम नाम लेते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैंने बोला नदी, पहाड़, मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने कोई उसको इंडिकेट कर दिया है जाति को, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला व्यक्ति, नाम नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया व्यक्ति, तो ये जो व्यक्ति है ये आपकी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, एक नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम एक नाम देंगे कि भाई ये गंगा नदी हरिद्वार में चल बहती है। ठीक है, ऐसे ही नदी, पहाड़, अगर हम खाली नदी यूज कर रहे हैं, पहाड़ यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो सारे पहाड़ आ जाएंगे, इसके अंदर सारी नदी आ जाएंगी, तो ये क्या है, पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कुछ ऐसे शब्द जो पूरी जाति को इंडिकेट करते हैं वो क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे हो गया सुंदरता, ठीक है, कुरूप, ठीक है, वो अच्छा है या बुरा है, जहाँ पे हम भावों को प्रकट करते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, नापतोल, जैसे मेजरमेंट हो गया कि मुझे 1 किलो दाल दे दो, ठीक है, या मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे कुछ खाना दो। तो जहाँ पर हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम नापतोल करें, मेजरमेंट करें, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ के ही इसको आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करते हैं। चने की झाड़ पर चढ़ाना, तो क्या होता है, इसे ऑप्शन है किसी को भड़काना, लाभ से ज्यादा खर्च करना, झूठी तारीफ करना, या शोभा बढ़ाना। झूठी तारीफ करना, ठीक है, जैसे हमें किसी से मतलब निकालना है तो हम उसको वो करते ना, झूठा झूठा बोल के लोग बोलते ना कि तुम ऐसे, तुम अच्छे हो, उसको बोलते हैं चने की झाड़ पर चढ़ाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। ओ गुण, अगर आप इसको करोगे तो इसका मतलब होता है अवगुण, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब इसका उपसर्ग है, उपसर्ग को क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द में आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे क्रूर प्लस ता, क्रू, तो ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, तो ये ध्यान रखना। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, मतलब जिसको हम प्रूफ ना कर सके, तो उसको हम बोलते हैं अप्रमेय, और जो सिद्ध हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रमेय। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, मैथ्स में प्रमेय होती थी, थ्योरम्स होती थी जिसको हम प्रूफ करते थे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर प्रमेय जिसको सिद्ध किया जा सके, अप्रमेय जिसको सिद्ध ना किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहता है, तो प्रधानमंत्री, घोड़ा, नर, चिड़ा, देखो ये सब का चेंज हो जाएगा। ठीक है, नर, नारी, चिड़ा, चिड़ी, घोड़ा, घोड़ी, प्रधानमंत्री चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सबके लिए एक ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तुम इतनी जल्दी नहा भी आए, तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे तुम इतनी जल्दी नहा आए, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य है हमारे पास, बच्चे को छीलकर केला खिलाओ, बच्चे को केले छीलकर खिलाओ, बच्चे को केला छीलकर खिलाओ, बच्चों को केला छीलकर खिलाओ। तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। छीलकर यहाँ पे छोटी की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ध्यान से देखना थोड़ा, ये मुहावरे वाला क्वेश्चन है। 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 संगठन में शक्ति होना,
या महत्वहीन समझना, चापलूस होना, या बहुत जल्दी जल्दी विचार करना। संगठन में शक्ति होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द चयन कीजिए जो देखने योग्य है। गोपनीय, अविस्मरणीय, स्वर्णिम, दर्शी। देखो गोपनीय जो बात बताने योग्य नहीं होती, अविस्मरणीय जिसको हम भूल नहीं सकते, ठीक है, और स्वर्णिम मतलब सुनहरी शब्दों में, मतलब स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाएगा। दर्शनीय मतलब जो देखने योग्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विद्यांचल, विंध्याचल, विंध्याचल, विधांचल। कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दिए गए शब्द का विलोम बताओ। अग्रगामी, आगे की ओर चलने वाला। निगामी, विगामी, संगामी, पश्चगामी, पश्चगामी, पीछे की ओर चलने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप दिल्ली के रहने वाले हैं? तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो विस्मयादि बोधक, योजक, लोक या प्रश्नवाचक? प्रश्नवाचक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य याद कीजिए। अगर सुरेश पढ़ेगा तो नरेश नहीं पढ़ेगा। या तो सुरेश पढ़ेगा या नरेश पढ़ेगा। सुरेश पढ़ेगा परंतु नरेश नहीं पढ़ेगा। सुरेश के पढ़ने पर नरेश नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए, तो वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी पे है। सुरेश के पढ़ने पर नरेश नहीं पढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन का आ गया है। इसमें आपको 15 क्वेश्चन तो वैसे नॉर्मली व्याकरण के आएंगे, 5 क्वेश्चन ये पढ़ के आपको आंसर्स निकालने हैं। मैं भेज दूंगी पेपर, आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो हम आगे ही करते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तुम कब आओगे? ये भी क्वेश्चन ही है, तो प्रश्नवाचक आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। ची, यहाँ तो बहुत गंदी है। देखो ये ची क्या है? विस्मयादि बोधक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मतलब अनुभवी होना, अज्ञान का पर्दा दूर करना, व्यर्थ समय गंवाना, छुपी हुई प्रतिभा। देखो अनुभवी होना, एक्सपीरियंस होना, जो बैठ के एनालाइज कर लेता है, सेम वही। ये भी ऊपर भी आया था शायद से। चलते नेक्स्ट पे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब जो बहुत कम सांस में बोला जाता है। महाप्राण जिसमें दीर्घ ली जाती है, दीर्घ श्वास ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। गुच्छा। देखो तो गुच्छा हो गया, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कोई भी ऐसी चीज किसी समूह को व्यक्त करती है, कोई ऐसे शब्द जो किसी समूह को व्यक्त करते हैं, वो हमेशा समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भीड़ हो गया, ठीक है, कक्षा हो गया, है ना, सेना हो गया, और भी बहुत सारे शब्द है। जैसे यहाँ पे गुच्छा है ना, तो ये सारे आपके समूहवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इधर का ना उधर का होना, ठीक है, कलंक लगना, जीवन की परवाह न करना, खुद पर थोड़ा खर्च करना, बेआबरू होना। तो इसका आंसर तो गिवन ही है, बेआबरू होना। ठीक है, कहीं का नहीं रहा हो तो उसके लिए। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। दिक प्लस गज, तो दिग्गज का होता है ये, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली विश्वविद्यालयों के एक कर्मचारियों की गिरफ्तार किया। एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। इन 4 में से आपको सही बताना है। ठीक है, देखो एक दिल्ली विश्वविद्यालय, ये तो हो नहीं सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी नहीं हो सकता, एक होता है वो। तो एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक, यहाँ पे भी एक नहीं आएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य किस पक्ष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। फल मेज पर है, तो ये किसी फलों की स्थिति को दर्शा रहा है, तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थित्यात्मक पक्ष। ठीक है,
पूर्ण और अपूर्ण क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं जो पूरा हो चुका होता है, अपूर्ण जो चल रहा है, मतलब जो भी पूरा नहीं हुआ है वो शब्द होते हैं। ठीक है, पूर्ण जैसे बच्चे ने खाना खा लिया, मतलब फिनिश हो गया। बच्चा खाना खा रहा है, तो ये भी चल रहा है, तो ये अपूर्ण वाक्य में आएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। प्रणय और परिणय। प्रणय किसको बोलते हैं? प्रेम को बोलते हैं। परिणय किसको बोलते हैं? विवाह को बोलते हैं। तो प्रणय निवेदन होता है प्रेम का निवेदन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, प्रेम और विवाह। ये भी ध्यान रखना, देखो जो बी वाला ऑप्शन है वो भी सेम है, विवाह प्रेम, पर ये ध्यान रखना जो प्रणय है, प्रणय प्रेम को बोला जाता है और परिणय विवाह को बोला जाता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, उसी तरह से आपका आंसर होना चाहिए, नहीं कि आप आगे पीछे कर दो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अगध और अंगद। अंगद बाली के पुत्र थे और अगध हम बोलते हैं निरोग को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? किसको हम एक वचन में ही कर सकते हैं? देखो, लड़का, मोर, जनता और पेड़। तो यहाँ पर जो लड़का हो गया, मोर हो गया, पेड़ हो गया, इनको हम अलग तरीके से कर सकते हैं, पर जो जनता शब्द है वो हमेशा एक ही यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदूषण की समस्या आज सारे विश्व के सामने विकराल, साधारण, असाधारण या निकट, विकराल समस्या बन गई है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। गरुड़ ध्वज, ठीक है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो जो ये इस टाइप के होते हैं उपमाएं जब हम किसी को देते हैं तो वो हमेशा ना बहुव्रीहि समास में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब बताओ, गरुड़ ध्वज बोलते किसको बोलते हैं? भगवान श्री विष्णु को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गरुड़ क्या है? उनका वाहन है, तो ये बहुव्रीहि समास को करता है। तो मैं थोड़ा सा समास के बारे में बताती हूँ। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं, ठीक है। अभी इनको करने का बहुत छोटी सी ट्रिक होती है। अव्ययी भाव समास में ना जितने भी उपसर्ग वाले शब्द है, जैसे आगे आपका आजन्म, ठीक है, या फिर दिनों दिन, रातों रात, ऐसे जो शब्द हैं वो अव्ययी भाव में आएंगे। द्विगु समास में जितने भी संख्यावाचक शब्द होते हैं, जैसे तिरंगा, तिराहा, चौराहा, या फिर कोई भी मान लो कुछ भी ऐसे आ गया, पंचानन, त्रिभुज या षटकोण, ये जो शब्द है वो आपके द्विगु समास में आते हैं। कर्मधारय में आते हैं विशेषण और विशेष्य वाले, जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे हमने बोला कमल समान नयन, ठीक है, कमल नयन है ना, या चरण कमल या लाल मणि। तो सिंपल आप इसको ऐसे कर सकते हो, जब हम उनको अलग करें या तो कंपैरिजन आए, है जो आए, या फिर कोई बीच में उनके बीच में तुलना वाले जो शब्द होते हैं वो ज्यादातर कर्मधारय में होते हैं। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके ना कोई तीसरा शब्द बनाते हैं, वो तीसरा शब्द वो मतलब मीनिंग ही कुछ और निकाल रहा है। जैसे अब ये गरुड़ ध्वज है, गरुड़ ध्वज का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है भगवान श्री विष्णु, मतलब ये किसी तीसरे को ही इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास। और इसमें ज्यादातर ना जितने भगवान जी के नाम है या कोई भी ऐसे, जैसे दशानन हो गया, दशानन किसको बोलते थे? रावण को, ठीक है, तो वहां पर ये बहुव्रीहि समास में आएगा। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, कुछ शब्द और है, जैसे दशानन हो गया, पंचानन हो गया, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है तो ये डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, पंच से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका आंसर होगा द्विगु समास। पर अगर क्वेश्चन आपको दशानन दिया है, पंचानन दिया है और ऑप्शन में आपके द्विगु भी है, कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है, तो आपको वहां पर बहुव्रीहि समास ही लगाना है, द्विगु समास आप वहां नहीं लगाओगे, ठीक है। मतलब कभी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इन तीनों समास के अंदर आएंगे, पर हमेशा जब हम आंसर करेंगे तो वो बहुव्रीहि समास, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया है तो आप नो डाउट बहुव्रीहि पे ही टिक लगाना, इन दोनों को स्किप कर देना। और अगर नहीं दिया है तो फिर आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग क्या बैठ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेहनत करता हो, मुझे मेहनत करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, मुझे एक व्यक्ति चाहिए लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, मुझे एक व्यक्ति चाहिए और मैं मेहनत करता हूँ। देखो ये कुछ मिल तो रहे हैं पर ये इतना अच्छे से नहीं मिल रहा है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेहनत करता हो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें भी 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये गद्यांश है, मैं पेपर के बाद भेज दूंगी, आप यहाँ से पढ़ के इनके आंसर्स करना। 5 क्वेश्चन आपके फिक्स है, गद्यांश में से ही आएंगे, ठीक है। तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, आप पढ़ लेना, 3-4 प्रैक्टिस करोगे तो सफिशिएंट है, आपको आंसर्स मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैं क्लास के बाद आपको पेपर भेज दूंगी। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो आप लोग को बेनिफिट भी ये करेगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही करेंगे।